हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में। और जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3.2 के दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ इबारती क्वेश्चन दिए गए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं और इनकी हेल्प से हमें रैखिक समीकरणें बनानी है और उनको फिर हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला इसका क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें हमसे यही कहा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहले हमें समीकरण बनानी है और उसके बाद हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दी गई हैं और पहली कंडीशन ये है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो संख्याएं दी गई हैं और उन दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब वो संख्याएं कोई सी भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले दो संख्याएं कौन सी हैं, पहले हमें ये लेट कर लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले उन दोनों संख्याओं को हम लेट कर लेते हैं। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर अब दो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए भाई इसमें से एक संख्या बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पहली संख्या हमने x मानी है और दूसरी संख्या मानी है y। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम x को बड़ा मान लेते हैं और y को छोटा। हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें से दो संख्याएं तो हैं, पहली वाली x है और दूसरी संख्या y है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x y से बड़ा है, तभी तो हम इनका अंतर निकाल सकते हैं। तो प्रश्न अनुसार हमसे ये कहा गया है, कि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। इसका मतलब ये हो गया कि x में से जब आप y को घटाओगे तो 26 आएगा। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू हो जाएगी 26 प्लस x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 26 प्लस y। हमने y को इधर भेज दिया तो ये इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमसे इसमें दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, तो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है कि एक संख्या यानी जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब पहली वाली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो पहली संख्या कौन सी मानी है, x। दूसरी संख्या कौन सी है, y। फिर कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसे 3 गुना कर दो। जब 3 गुना करेंगे तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी x बराबर दे रखा है 3y। अब हम यहाँ से x की वैल्यू लगा देते हैं। x के स्थान पर x की वैल्यू 26 प्लस y, इसका मतलब यहाँ से लगा देंगे 26 प्लस y बराबर हो जाएगा 3y। ठीक है, तो यहाँ से y को इधर भेज देंगे तो 26 बराबर 3y माइनस में यहाँ हो जाएगा y। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3y माइनस 1y यानी 3y में से जब एक y को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 2y। अब इसे पलट कर लिख लेते हैं तो 2y बराबर 26। ठीक है, अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 26/2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y बराबर आ जाएगा 13, यानी दूसरी संख्या आ गई हमारी। ठीक है, तो y का मान आ गया 13। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 में
समीकरण 1 हमें क्या दे रखी है, समीकरण 1 है x बराबर 26 प्लस बाई। तो यहाँ पर आप बाई की वैल्यू लगा देंगे, तो बाई की वैल्यू जब लगाएंगे तो हो जाएगी x बराबर 26 प्लस बाई की वैल्यू आई है 13। तो यहाँ से लगा देंगे x बराबर 26 और 13 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 39। अब हमने x को माना था पहली संख्या और y को माना था दूसरी संख्या। इसका मतलब ये हो गया, अतः पहली संख्या हो गई 39 और दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या कौन सी हो गई, दूसरी संख्या हो गई 13। ठीक है, दूसरी संख्या हो गई 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों संख्याओं को फाइंड कर लिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें कोणों की बात कर रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब हमें यहाँ पर पहले कोण को मानना होगा। तो हम यहाँ पर पहले ये लिख लेते हैं कि माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। तो अब कह रहे हैं बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला कोण यानी बड़ा कोण कौन सा है, बड़ा कोण है x। तो ये x जो है वह y से 18 डिग्री ज़्यादा है। प्रश्न अनुसार इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो x है, x डिग्री जो है वह y डिग्री से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। इसका मतलब बड़ा कोण हमने माना है x, छोटा कोण है y। तो x कितना हो जाएगा, y से 18 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, यानी x की वैल्यू y से 18 डिग्री ज़्यादा है। तब यहाँ से दूसरी समीकरण हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो दूसरी समीकरण हो जाएगी हमारी, पुनः देखते हैं प्रश्न अनुसार। देखो, इसमें हमसे ये कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में, अब बात करते हैं संपूरक कोण कौन से होते हैं। इसमें कंडीशन तो हमारे लिए एक ही है, लेकिन दूसरी कंडीशन हमें यहाँ से निकालनी होगी संपूरक कोणों से। संपूरक कोण हमें पता होना चाहिए भाई। संपूरक कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक कोण वो कोण होते हैं यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, वो संपूरक कोण होते हैं। ठीक है, जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है उन्हें संपूरक कोण कहते हैं, अर्थात कोटि पूरक इसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए क्या होगा, संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। तो इसका मतलब अब इनमें हमने ये मान रखे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी ये दोनों संपूरक कोण हैं। और संपूरक कोण अगर हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री प्राप्त होगा। तब यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब x की वैल्यू तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, तो x की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से x का मान लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x की जगह लगा देंगे बाई प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बाई प्लस 18 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 22 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तब यहाँ से देखेंगे बाई और बाई, ये हो जाएगा 2 डिग्री प्लस 18 ये बराबर 180 डिग्री। इन 18 को हम इधर भेज देंगे तो ये इधर जा कर के माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा
2y बराबर 180 डिग्री माइनस में 18 डिग्री। तो यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो देखो, यहाँ से जब हम कैरी लेके जाएंगे तो 10 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, और यहाँ 17 माइनस 1 16, ठीक है। तब यहाँ से बचेगा 162 डिग्री। अब इन दो के लिए हम लिखेंगे 162/2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर 2 एकम 2, बाई की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जब बाई की वैल्यू 81 डिग्री है, उसके बाद ये वाला मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 में हमें दे रखा है x बराबर 22 प्लस 18। अब बाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से लिखेंगे 81 प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी निकल करके 99। तो इसमें हमने x को बड़ा कोण माना था और बाई को माना था छोटा कोण। तो बाई की वैल्यू आ गई 81 डिग्री और x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं अतः बड़ा कोण 90 डिग्री, ठीक है, 99 डिग्री, और जो छोटा कोण है वह है 81 डिग्री, ठीक है। ये ही हमारे आंसर होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया है अतः बड़ा कोण 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है। तो यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या हमसे पूछा है और हमें क्या दिया है। हमसे पूछा ये है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य बताना है। जबकि 7 बल्ले और 6 गेंदें अगर ख़रीदी जाती हैं तो 3800 रुपये की, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदे जाते हैं तो उसके लिए 1750 रुपये देने होते हैं, ठीक है। तो जो हमसे पूछा है हम पहले उन्हीं को लेट कर लेते हैं, अर्थात मान लेते हैं। हम ये ऐसा मान लेते हैं कि माना हमने एक बल्ले की कीमत x रुपये है और एक गेंद की कीमत y रुपये है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे माना एक बल्ला रुपये x तथा एक गेंद रुपये y की है। मतलब ये हुआ इसका, हमने मान लिया कि माना एक बल्ला x रुपये का और एक गेंद y रुपये की है, ठीक है। तो पहली कंडीशन प्रश्न अनुसार, पहली कंडीशन हमसे ये कहा गया कि 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी 7 बल्ले प्लस 6 गेंदें 3800 रुपये की आती हैं, 3800 रुपये की आती हैं। अब एक बल्ला x रुपये का है तो 2 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 2x के। इसी प्रकार से 7 बल्ले 7x रुपये के हो गए। एक गेंद अगर y रुपये की है तो 6 गेंदें 6y रुपये की हो जाएंगी, और इन्हें कुल मिलाकर के 3800 रुपये देने होंगे। अब यहाँ से ये हमारी पहली समीकरण बन गई, और यहीं से हम क्या करेंगे, अब हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 7x को हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 6y बराबर 3800 माइनस 7x, और इस 6 को हम इसके बटे में भेज देंगे। तो y बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 7x
बटे 6। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दी गई है? दूसरी कंडीशन में हमसे ये कहा है कि बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 की हैं। इसका मतलब ये है, दूसरी कंडीशन में हमसे ये कहा गया है, देखते हैं पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार ये कहा गया है हमसे कि 3 बल्ले अर्थात 3 बल्ले प्लस 5 गेंदें 1750 रुपये की हैं। ठीक है, तो एक गेंद अर्थात एक बल्ला x रुपये का है, तो 3 बल्ले कितने के हो गए? 3x रुपये के। ठीक है, एक गेंद 22 रुपये की हमने मानी है, तो 5 गेंदें 5 22 रुपये की हो गई। तो यहाँ से ये किसके बराबर होगा? 1750 के। अब हम यहाँ पर जो बाई की वैल्यू हमने निकाली थी, वो बाई की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 5, और बाई के स्थान पर ये वैल्यू लगा देंगे हम समीकरण नंबर 1 से। 3800 माइनस 7x बटे 6। तो यहाँ हमने बाई की वैल्यू लगा दी, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे 1750। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, बाई की जो 5 है, 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर अंदर। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 0 इसके साथ 0, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल 4, 5 3 15 और 4 19। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, 5 सत्ते 35x, और बटे में हो जाएगा 6। ठीक है, बराबर 1750। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 6, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो 6 3 18x प्लस 19,000 माइनस 35x बराबर 1750। अब हम यहाँ से 6 को इधर भेज देंगे, और यहाँ पर 18 में से 35x घटाएंगे, यानी माइनस के ज़्यादा है यहाँ पर, तो 35 में से जब 18 घटाएंगे तो बचेगा 17x। ठीक है, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस के यहाँ पर ज़्यादा है, प्लस 19,000 बराबर 1750 इंटू में 6। इसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 17x प्लस 19,000 बराबर हो जाएगा 6 और 0 की मल्टीप्लाई 0, 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42 3 45 हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 19,000 को हम इधर भेज देते हैं, तो माइनस 17x बराबर 10,500 माइनस 19,000। ठीक है, तो 19,000 यहाँ पर हम इधर भेज देंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के 19,000, तो माइनस 17x बराबर, अब यहाँ से जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? ठीक है, 19,000 में से हम 10,500 घटाएंगे, तो हमारे पास बचेंगे 8,500। ठीक है, वो भी माइनस के। अब 19,000 में से जब 10,500 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8,500। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 17 को हम इसके बटे में भेज देंगे, तो 8500 बटे 17। अब यहाँ पर काटेंगे, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 500। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब ये x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। ठीक है, तो हम इधर कर लेते हैं इसके लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 क्या थी? बाई इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x बटे 6। तो यहाँ से हो जाएगा 3800 माइनस 7, और x की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, कितनी आई थी? 500। ठीक है, तो ये 500 लगा देंगे हम x के स्थान पर, तो यहाँ हो जाएगा 500 बटे में 6, तो यहाँ से होगा 3800
माइनस 7×5 = 3500, ठीक है। यहाँ 6, तो यहाँ से कितना बचेगा, 3800 में से जब 3500 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 300/6। तो बाई बराबर हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे यहाँ पर, 6×5 = 30, तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 50। इसका मतलब हमने क्या माना था, हमने एक बल्ले की कीमत मानी थी x रुपये और एक गेंद की कीमत मानी थी y रुपये। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ले का मूल्य हो जाएगा 500 रुपये, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 500 रुपये, और y की वैल्यू है 50 रुपये। इसका मतलब y क्या माना था, एक गेंद की कीमत, तो यहाँ से लिख देंगे हम एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का जो मूल्य है वह आया 50 रुपये, ठीक है। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि एक नगर में जो टैक्सी है उसका किराया जो है वह दो तरीके से दिया गया है। एक तो नियत भाड़ा है, नियत भाड़े का मतलब ये हो गया कि भाई एक निश्चित दूरी के लिए जो भाड़ा लेना है वह कांस्टेंट रहता है, और एक भाड़ा जो है वह किलोमीटर के हिसाब से है कि उसमें हमें किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा देना है। तो दो भाड़े हैं यहाँ पर, एक तो नियत भाड़ा अर्थात कांस्टेंट रहेगी ये वैल्यू, और यहाँ पर एक है प्रति किलोमीटर। कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो उसमें उसे 105 रुपये देने होते हैं, यानी 10 किलोमीटर के लिए उसे कितना किराया देना होता है, 105 रुपये। तो 105 रुपये का जो किराया देता है तो उसमें वो दो भाड़े सम्मिलित करता है, अर्थात दो प्रकार के किराए देता है। एक तो नियत किराया देता है, दूसरा प्रति किलोमीटर के हिसाब से देता है। नियत का मान लेते हैं, जैसे हमने नियत किराया अब क्या है, तो नियत किराया को हम मान लेते हैं x है, और प्रति किलोमीटर का जो किराया है वह 22 रुपये है। तो यहाँ से हम लेट कर लेंगे, माना नियत किराया x रुपये तथा प्रति किलोमीटर किराया 22 रुपये है, ठीक है। अगर प्रति किलोमीटर किराया 22 रुपये है तो इसका मतलब ये है, नियत किराए से मतलब ये है, मान लीजिए 1 किलोमीटर का किराया उसने कांस्टेंट रखा है, तो 1 किलोमीटर के लिए वह x रुपये ही देगा, अब चाहे वह 1 किलोमीटर से कम भी अगर जाता है तब भी उसके लिए फिक्स रेट ही देना है इसका। और आगे अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसका मतलब ये हो गया प्रश्न अनुसार, अब 10 किलोमीटर के लिए उसने कितने रुपए दिए हैं, 105 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 किलोमीटर का किराया, अर्थात भाड़ा कहें या किराया कहें, ठीक है, एक ही बात होती है। भाड़ा कितने हैं, 105 रुपये, ठीक है, 105 रुपये। तो इसके लिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसमें से मान लीजिए इसमें 10 किलोमीटर का जो किराया दिया है उसने वह 105 रुपये है। अब इसमें दो प्रकार का किराया दिया होगा उसने, एक तो होगा नियत किराया, दूसरा होगा प्रति किलोमीटर किराया। अब हम इसमें ऐसे कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का उसने नियत किराया रखा है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है 1 किलोमीटर का किराया, इसमें दो प्रकार के किराए हैं, एक तो है 1 किलोमीटर का किराया हमने मान लिया उसके लिए कांस्टेंट रखा है, और बाकी जो बचा, अब बाकी इसमें कितना बचा, 9 किलोमीटर। तो जो 9 किलोमीटर का किराया है उसके लिए हमने मान लिया 9 किलोमीटर का किराया। तो 10 किलोमीटर का किराया जो है 105 रुपये है, तो इसके लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। हमने मान लिया 1 किलोमीटर का किराया और 9 किलोमीटर का किराया, इसे हमने अलग अलग कर लिया, तो वो 105 हो जाएगा।
अब हमने क्या माना है, नियत किराया। ठीक है, इसका मतलब जो नियत किराया है हमने मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का उसने कांस्टेंट रखा कि भाई 1 किलोमीटर के लिए आपको x रुपये ही पे करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा, तो 1 किलोमीटर का इसने केवल x रुपये ही लिया है। बाकी जो आपका आगे का किराया रहा वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना है। अब आगे बचे 9 किलोमीटर, यानी अब आगे का जो 9 किलोमीटर का किराया है वो इस बाई के रेट से देना होगा। यानी 1 किलोमीटर के लिए बाई, 2 किलोमीटर के लिए 2 बाई, 3 किलोमीटर के लिए 3 बाई। इसी प्रकार से आपको 9 किलोमीटर का जो किराया देना होगा वो हो जाएगा 9 बाई। तो इसको मिलाकर कुल मिलाकर आपको 105 रुपये देने हैं। तो अब यहाँ से पहली हमारी समीकरण बन चुकी है x प्लस 9 बाई बराबर 105। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो बाई को इधर भेज देंगे। x बराबर हो जाएगा 105 माइनस में ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 9 बाई, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम इसकी दूसरी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन में हमें कंडीशन क्या दी गई है। दूसरी इक्वेशन में हमें दूसरी कंडीशन ये दी गई है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। यानी 15 किलोमीटर अगर वो व्यक्ति जाता है तो उसके लिए 155 रुपये देने होते हैं। तो हाँ, यहाँ से हम लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। अब दोबारा से फिर इसी प्रकार से हम समीकरण बनाएंगे। 15 किलोमीटर का किराया है, 15 किलोमीटर का जो किराया है वह है 155 रुपये। 155 रुपये 15 किलोमीटर के लिए हमने 1 किलोमीटर का किराया कांस्टेंट माना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का किराया हमने मान लिया कांस्टेंट, इसका मतलब नियत किराया है। तो इसके लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 किलोमीटर का किराया, ये 15 किलोमीटर का किराया जो है उसके लिए 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। 1 किलोमीटर का किराया, अब बाकी बचा हमारे पास 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर का किराया। और इन दोनों को 1 किलोमीटर का और 14 किलोमीटर का किराया कुल होता है 15 किलोमीटर का किराया, मतलब ये कितना होता है 155 रुपये। अब 1 किलोमीटर का जो किराया है उसके लिए हमने माना है कांस्टेंट, वो कैसा है, नियत किराया है। तो 1 किलोमीटर के लिए तो x रुपये ही देना पड़ता है, लेकिन 14 किलोमीटर के लिए बाई के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी 1 किलोमीटर का बाई, 2 किलोमीटर का 2 बाई। इसी प्रकार से यहाँ पर 14 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 14 बाई। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 155 के। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 में हमने x की वैल्यू निकाल ली थी, तो x की वैल्यू को अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो यहाँ x के स्थान पर लगा देंगे 105 माइनस में 9 बाई। तो यहाँ हो जाएगा 105 माइनस 9 बाई प्लस में 14 बाई बराबर 155। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये 9 बाई माइनस के हैं, ये प्लस के हैं 14 बाई, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा कितना, 105। अब ये प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस 14 बाई में से माइनस के 9 बाई माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 5 बाई बराबर हो जाएगा 155। 105 को हम इधर भेज देंगे, तो 5 बाई बराबर 155 माइनस 105। अब 155 में से जब 105 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 50। इस 50 को 5 को नीचे भेज देंगे, तो 50/5। 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5×50, यानी बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अब इस बाई की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x बराबर, ठीक है, समीकरण 1 है x बराबर 105 माइनस 9 बाई। अब यहाँ पर बाई की वैल्यू लगा दीजिए, तो 105 माइनस 9, बाई की वैल्यू 10। तो यहाँ से 105 माइनस 90, और यहाँ से 105 में से जब माइनस करेंगे 90 को तो बचेंगे 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अब इसका अर्थ ये हो गया कि हमें नियत किराया जो है वो तो 15 रुपये है, यानी 1 किलोमीटर का हमने नियत किराया माना था। तो 1 किलोमीटर का जो किराया है वह 15 रुपये है, और प्रति किलोमीटर जो किराया है वह 10 रुपये है। तो अब यहाँ से हम यहाँ लिखेंगे, अतः नियत किराया 15 रुपये और प्रति किलोमीटर 10 रुपये है। ठीक है,
क्योंकि हमने ये फाइंड कर लिया है कि x की वैल्यू कितनी आई है 15। तो x क्या माना था हमने, x माना था हमने 1 किलोमीटर का नियत किराया, और बाई क्या माना था, बाई माना था प्रति किलोमीटर किराया। तो नियत किराया आ जाएगा 15 रुपये और प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे लिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया हमसे कि अगर 25 किलोमीटर का किराया कोई व्यक्ति अगर देना चाहे तो वह कितना होगा, यानी 25 किलोमीटर का किराया पूछा है हमसे। तो 25 किलोमीटर का किराया 1 किलोमीटर का किराया होगा प्लस 24 किलोमीटर का किराया होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 24 किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो 24 किलोमीटर का किराया, तो 1 किलोमीटर का तो हमने मान लिया है नियत किराया 15 रुपये है, तो ये 15 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और 24 किलोमीटर का जो किराया होगा वो होगा 24 इंटू 10। ठीक है, यानी प्रति किलोमीटर किराए के हिसाब से यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 240, और 240 में जब 15 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 255, यानी 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे 255 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से इस प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। कभी भी आपके लिए अगर भिन्न का क्वेश्चन बनता है तो उसमें अंश और हर दोनों के लिए हमें लेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंश और हर को लेट करेंगे तो हमें एक भिन्न प्राप्त होगी जो x और y के टर्म में होगी। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करके वहाँ लगानी होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं कि भिन्न का अंश x तथा हर y हो, तो अगर अंश x और हर y हो तो भिन्न कितनी होगी, तो भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, यानी अंश बटे हर। तो इसका मतलब हो जाएगा भिन्न हो जाएगी x बटे y। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। अब हमें प्रश्न में क्या कंडीशन दी गई है, तो प्रश्न में हमें कंडीशन ये दी गई है पहली कि अंश और हर दोनों में, यानी अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अगर 2 जोड़ दें हम तो वह भिन्न 9/11 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भिन्न है वो है x/y। अब x/y जिसमें अंश है x और हर है y। अब ये कह रहे हैं कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, तो अंश में 2 जोड़ दिए जाए और हर में भी 2 जोड़ दिए जाए, तो ये भिन्न 9/11 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ से इसे लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, अर्थात हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इधर y + 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 11x + 11 दूनी 22, और इधर हो जाएगा 9y, 9 की और y की मल्टीप्लाई 9y, और यहाँ प्लस 9 दूनी 18x। ठीक है, सॉरी 18। अब हम 22 को इधर भेज देंगे तो यहाँ से बचेगा 11x बराबर 9y + 18, और 22 को इधर भेजेंगे तो -22। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 11x बराबर 9y। अब यहाँ 18 में से जब 22 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस का बचेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस के ज़्यादा हैं प्लस के कम हैं, तो इसलिए इसमें से हम 18 को माइनस करेंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। अब यहाँ से 11 को हम इसके बटे में भेज देंगे तो x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 9y - 4 बटे में 11। इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। ठीक है, अब पुनः प्रश्न अनुसार देखते हैं, दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन भी हमारे लिए इसी प्रकार से दी गई है। पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पिछली कंडीशन में हमसे ये कहा था कि जो भिन्न है उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए तो वो 9/11 हो जाती है।
लेकिन इस बार हमसे ये कहा गया है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी आपको 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है, तब ये भिन्न 5/6 हो जाएगी, यानी 5/6 के बराबर हो जाएगी। अब हम यहाँ से जैसे हमने ऊपर भिन्न को सॉल्व किया था इसी प्रकार से इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भिन्न क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसकी 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा, इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई 6×3 = 18 हो जाएगा, और इधर y + 3 की मल्टीप्लाई जब हम इधर करेंगे तो यहाँ पर 5y की मल्टीप्लाई 5y, ठीक है। 5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3 = 15, ठीक है। अब हम 18 को इधर भेज देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6x बराबर 5y + 15 - 18, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा 6x बराबर 5y, और यहाँ से 15 में से जब हम इसके लिए माइनस करेंगे 18 को तो माइनस के बचेंगे 3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लगा देते हैं। समीकरण नंबर 2 में जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो x के स्थान पर हम यहाँ पर लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6, और x के स्थान पर x की वैल्यू हो जाएगी 9y, ठीक है, -4/11 बराबर 5y - 3। अब यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई जब यहाँ कर देंगे तो 6 नेम 54 बाई, और यहाँ पर 6 चौक 24, ठीक है, और 11 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, अर्थात बटे वाली संख्या को इधर गुणा में भेज देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/11 को हम जब इधर भेजेंगे तो -3 और गुणा में आ जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ से हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से 54y - 24, ठीक है, और इधर जब हम यहाँ पर इधर 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगी 11×5 = 55y, और यहाँ पर 11×3 = 33, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से y को हम एक तरफ कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें एक तरफ कर लेंगे, तो जो 55y हैं उन्हें हम इधर ले आते हैं और 24 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 54y, और इधर आ जाएगी ये तो हो जाएगा -55y, और इधर बचेगा -33, और ये इधर जा कर के प्लस का हो जाएगा 24, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 54y है प्लस के, 55y है माइनस के, तो यहाँ से माइनस का बचेगा -y, ठीक है। यहाँ 33 में से हम घटा देंगे 24 को तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा -9। तो इस प्रकार से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब ये y का मान समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे, ठीक है। तो हम इधर कर लेते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। x बराबर 9 × 2 - 4/11, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18 -4/11। हमने यहाँ क्या किया, y की जगह y की वैल्यू लगा दी, सॉरी, यहाँ y की वैल्यू कितनी आई थी, 9 आई थी, ठीक है, y की वैल्यू 9 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 नेम 81, ठीक है। अब यहाँ 81 - 4 जब करेंगे तो कितना बचेगा, 77/11। तो यहाँ 11 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 11 × 7 = 77, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जिसे हमने अंश माना था, और y की वैल्यू आ चुकी है 9 जिसके लिए हमने हर माना था। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो भिन्न है, भिन्न कितनी हो जाएगी, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x/y थी हमारी भिन्न, तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 9 आई है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 7/9। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर हमने 5 सॉल्व कर लिया है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसे हम सॉल्व करेंगे अब। और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमसे कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये दे रखा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। देखो, इनमें कभी भी हमें क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो हमसे वर्तमान आयु पूछी जाती है। तो जब हमसे वर्तमान आयु पूछी जाती है तो हमें यहाँ पर जो भी व्यक्ति दिया हुआ होता है उसकी हमें वर्तमान आयु पहले माननी होती है, और उसके बाद हमसे 5 वर्ष कहे या 10 वर्ष कहे, अगर हमसे पहले की आयु पूछी जाती है तो हमें उसे माइनस करना होता है, और हमें बाद की आयु अगर निकालनी होती है तो उसमें हमें आयु को प्लस करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये ऐसा हमने मान लिया कि माना वर्तमान आयु इसकी x वर्ष है। अगर इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो इसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? इसकी पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, अर्थात दोनों की हम वर्तमान आयु को लेट कर लेते हैं पहले। तो हमने ऐसा मान लिया कि माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वह y वर्ष है। तो ये इस समय है प्रेजेंट में। ठीक है, अब हमसे जो कंडीशन दी गई हैं उन कंडीशन के हम अनुसार पहले की आयु और बाद की आयु फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन प्रश्न अनुसार क्या कहा गया है? हमसे ये कहा गया है कि 5 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद, यहाँ बाद की जगह कभी कभी पश्चात भी लिखा होता है, तो दोनों का एक ही मतलब होता है, यानी भविष्य की बात कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें क्या होता है? इसमें हमेशा आयु को हमें प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस करना होता है। इसका मतलब ये होता है जो वर्तमान आयु होती है उसी में हमें बाद की आयु अगर निकालनी होती है तो हमें उस आयु को प्लस करना होता है। कंडीशन लगाते हैं पहले हम। जैकब की आयु यानी 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 वर्ष बाद होगी तो उस समय जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जैकब की जो आयु होगी 5 वर्ष के बाद में वह पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है, अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, जबकि हमारे पास आयु कौन सी है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु इसकी x वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद क्या होगा? 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु 5 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा जैकब की आयु 5 वर्ष के बाद में हो जाएगी x + 5। ठीक है, और पुत्र की आयु 5 वर्ष के बाद में कितनी हो जाएगी? पुत्र की आयु इस समय है 22 वर्ष, तो 22 वर्ष है और 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष इसकी आयु बढ़ जाएगी। इसका मतलब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु हो जाएगी 22 + 5, तो इसका 3 गुना। अब हम यहाँ से क्या करते हैं? x + 5 बराबर यहाँ हो जाएगा 3y + 15। ठीक है, यहाँ से हम 5 को इधर भेज देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी निकल करके 3y + 15 माइनस में 5, तो x बराबर हो जाएगा 3y + में 10। इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अब ये हम कंडीशन नंबर 2 में जो समीकरण बनेगी उसमें हमें ये वैल्यू लगानी होगी। कंडीशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? दूसरी बात हमसे क्या कही गई है? दूसरी बार में हमसे ये कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु थी वो पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। इसका मतलब ये है, हम 5 वर्ष पहले की बात करते हैं अब यहाँ पर। तो अब हमसे ये कहा गया है 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। अब 5 वर्ष पहले के लिए हमें आयु को माइनस करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व क्या था कि जैकब की आयु, यानी 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु थी वह पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, अब यहाँ से 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान में जो जैकब की आयु है वह x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा? 5 वर्ष पहले तो कम ही होगी ना, 5 वर्ष कम होगी। इसका मतलब 5 वर्ष पहले इसकी आयु होगी x - 5। ठीक है, इसी प्रकार से पुत्र की आयु वर्तमान में है 22 वर्ष,
तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष कम हो जाएगी, यानी माइनस करना है हमें, तो हो जाएगी 22 वर्ष, तो इसका 7 गुना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह x की वैल्यू लगा देंगे और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3y + 10, तो यहाँ लगा देंगे 3y + 10 और माइनस में है 5, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करो, 7y - 7 × 5 = 35। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 3y, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेंगे 5, यहाँ 7y और माइनस में 35। अब क्या करेंगे, y को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो 7y को हम इधर ले आएंगे और 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3y, और जब इसे इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 7y बराबर हो जाएगा -35, और 5 को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 5। अब यहाँ पर 7y में से हम 3y को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू माइनस की है, ये प्लस की है, तो माइनस जब हम करेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 4y बराबर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और इस 4 को हम इसके बटे में भेज देंगे। ठीक है, 4 को जब हम माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और यहाँ 4 को इसके बटे में भेजेंगे तो 40 बटे में 4। अब हम 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 दहम 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, तो y की वैल्यू 10 आ जाती है। इस y को वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी आई थी, ये थी 3y + 10। ठीक है, समीकरण 1 में हम ये वैल्यू निकाल चुके हैं पहले ही, x बराबर 3y + 10, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है x बराबर 3y + 10। अब y की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10, तो y की जगह हम लगा देंगे 10, यानी 3 × 10 + 10, तो यहाँ हो जाएगा 10 × 30 + 10, तो यहाँ हो जाएगा 30 और 1 40, यानी x का मान आ चुका है 40। अब हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि जो जैकब की आयु है वो तो x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, यानी x की वैल्यू आई है 40। इसका मतलब ये हो गया कि जैकब की, जो जैकब था, जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष, ये हो गई 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु क्या मानी थी हमने, 22 मानी थी, तो यहाँ पर पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष। ठीक है, तो हमारे यही आंसर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, 40 वर्ष और 10 वर्ष। तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 थी, जिसे हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।